आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नवेंदु क्लासेज में। इस वीडियो में हम लोग 2019 के बिहार बोर्ड के फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। मैं इस तरह से आपको बताऊंगा कि आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बात मैं बताऊं कि वीडियो शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए हम लोग शुरू यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। हम लोग पावर पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था V² R। तो यहाँ पर ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी जो है यहाँ पर सही आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नंद गेट। हम लोग एंड गेट पढ़े हुए हैं। हम लोगों ने एंड गेट में पढ़ा था कि एंड गेट का जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है Y इज इक्वल टू A.B होता है। लेकिन यहाँ पर जो गेट है वो एंड गेट ना होकर यहाँ का गेट नंद गेट है, यानी एंड गेट में नॉट गेट जुड़ा हुआ है, इसलिए y इज इक्वल टू A.B ना होकर A.B का इन्वर्स हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं पे ऑप्शन नंबर होगा डी सही। तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्हेन टू बल्ब्स ऑफ पावर 60 वाट एंड 40 वाट आर कनेक्टेड इन सीरीज देन द पावर ऑफ देयर कॉम्बिनेशन विल बी। आप देख सकते हैं कि 60 वाट और 50 वाट का बल्ब यहाँ पे जुड़ा हुआ है और वो सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है P इज इक्वल टू V²/R। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V²/P। तो पहला जो बल्ब है उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा R1 इज इक्वल टू V²/P1। दूसरा जो बल्ब होगा उसका रेसिस्टेंस हो जाएगा R2 इज इक्वल टू V²/P2। तो आप देख सकते हैं कि दोनों बल्ब सीरीज में जुड़े हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सीरीज में, और सीरीज में जुड़े होने के कारण इन दोनों बल्ब का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R होगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2। आप देख सकते हैं R1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं V²/P1 प्लस V²/P2। तो जैसे R1 इज इक्वल टू V²/P1, R2 इज इक्वल टू V²/P2, वैसे ही R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा V²/P इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। तो इस तरह से P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2। आप देख सकते हैं सीरीज में जो दोनों बल्ब जुड़े हुए हैं उनका पावर जो है 60 वाट एंड 40 वाट रेस्पेक्टिवली है। तो यहाँ पे 60 इंटू 40/60 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 2400/100। तो ये आंसर हो जाएगा 24 वाट इक्विवेलेंट पावर होगा दोनों बल्ब जो कि 60 और 40 वाट के सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो ये आंसर नंबर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच लाई करता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका आंसर हम लोग पढ़े हुए हैं कि इसका आंसर 0 से, इसका वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में लाई करता है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है कि द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमीटर इज। हम लोग पढ़े हुए हैं कि आइडियल वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस इन्फिनाइट होता है और आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस जो है 0 होता है। ये थ्योरी में ही हम लोग पढ़े हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन है द हाइट ऑफ टीवी टावर ऑफ ए सर्टेन प्लेस इज 245 मीटर। द मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच द प्रोग्राम कैन बी रिसीव्ड इज। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था कि अर्थ पर अगर h हाइट का कोई टावर है तो वो कितने डिस्टेंस तक ट्रांसमिशन कर सकता है। इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है d इज इक्वल टू √2RH, जहाँ r जो है अर्थ का रेडियस है और h जो है हाइट ऑफ द टावर है। तो ये इक्वल में हो जाएगा 2 इंटू, आप देख सकते हैं अर्थ का रेडियस जो है 6.4 इंटू 10⁻⁶ होता है। और यहाँ पर जो हाइट दिया हुआ है वो है 245 मीटर, 245 मीटर। तो ये इक्वल में हो जाएगा, आप 245 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 490 इंटू 6.4 इंटू 10⁻⁶। तो ये इक्वल में हो जाएगा √49 √64 और √10⁻⁶। ये इक्वल में हो जाएगा 49 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 7, 64 का हो जाएगा 8 और 10⁻⁶ का हो जाएगा 10⁻3। तो ये हो जाएगा 8 7 जा 56,000 मीटर
जो कि इक्वल में हो जाएगा 56 किलोमीटर। तो यहाँ पे 56 किलोमीटर आंसर दिया हुआ है, सी नंबर आंसर इसका सही होगा। यहाँ पर हम लोग फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ्ड, द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड विल बी। तो इसका फॉर्मूला हम लोग ये देखिए यहाँ पे पढ़े हुए हैं, H इज इक्वल टू, यहाँ पे कहता है एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस द रेसिस्टेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज हाफ्ड, तो V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर हम रेसिस्टेंस को हाफ कर देंगे, V स्क्वायर बाई आर ना लिखकर R/2 लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये 1/2 जो है, ये 1/2 जो है इन्वर्स होकर 2/1 हो जाएगा, जिसके कारण पावर जो है पहले का जो पावर था उससे ट्वाइस हो जाएगा। तो इसलिए आंसर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आंसर यहाँ पे डबल दुगुना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड। ये तो डिफिनीशन में ही आप पढ़े हुए हैं कि जितने टाइम में कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इनिशियल अमाउंट आधा हो जाता है उसको हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी। 9th नंबर क्वेश्चन कहता है कि द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर चार्ज टू 100 वोल्ट इज 1 जूल, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो देखिए कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, एनर्जी जो है हम लोग कैपेसिटर का पढ़े हुए हैं 1/2 CV स्क्वायर। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 जूल, एनर्जी 1 जूल है, 1/2 सी का वैल्यू निकालना है, वोल्टेज दिया हुआ है 100 वोल्ट, तो 100 वोल्ट का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 के पावर 4। तो आप देख सकते हैं कि C इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 10 के पावर -4। तो आप देख सकते हैं आंसर कौन सा होगा, 2 इंटू 10 के पावर -4 फैराड। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 9th का आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए हम लोग 10th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स आर N1 एंड N2। हम लोग पढ़े हुए हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल से अधिक होता है। तो आंसर इसका होगा N2 विल बी ग्रेटर देन N1 फॉर बीइंग ए ट्रांसफार्मर स्टेप अप। ये 10th का आंसर हो जाएगा। अब देखिए हमसे 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, डेविएशन ऑफ ए थीन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n एंड एंगल ऑफ प्रिज्म a इज। हम लोग पढ़े हैं किसी प्रिज्म के डेविएशन का फॉर्मूला डेल्टा इज इक्वल टू a इंटू म्यू -1, लेकिन यहाँ पर प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से ना डिनोट करके n से डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा, आप देख सकते हैं उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग a इंटू n-1। बी नंबर आंसर सही होगा 11th के लिए। अब आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे 12th के बारे में। प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द स्फेरिकल सरफेस देन टोटल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होल सरफेस विल बी। तो ये तो हम लोग गॉस थ्योरम से पढ़े हुए हैं कि अगर स्फेरिकल सरफेस के अंदर में प्लस क्यू चार्ज है तो इसका टोटल फ्लक्स जो होगा इससे लिंक्ड इस चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होगा, यानी यहाँ पे आंसर Q/ε0, यानी बी नंबर आंसर जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अब हम लोग पढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज इन कॉन्टेक्ट हैविंग पावर -15 डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर। तो देखिए कॉन्टेक्ट के 2 लेंसेज के इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो इनके पावर दिए गए हैं -15 डायोप्टर एंड +5 डायोप्टर। तो ये हो जाएगा -15 प्लस 5 -10 डायोप्टर। लेकिन ये इक्विवेलेंट पावर हुआ, हमसे इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछा गया था। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ बराबर 1/इक्विवेलेंट पावर, और ये 1/-10 डायोप्टर इज इक्वल टू हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर। अब देखिए 14th नंबर क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। ये जो है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के डिफिनीशन के दौरान ही ये सिखाया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे पे तो परपेंडिकुलर होते ही हैं, साथ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन भी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, और यह डायरेक्शन जो है वेक्टर E क्रॉस वेक्टर B के डायरेक्शन में होता है। ये डिफिनीशन के दौरान ही सिखाया गया है, तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा 14th का डी। अब हम लोग बात करेंगे 15th नंबर क्वेश्चन पे। कहता है इफ टॉर्क टॉ experienced by a current loop of magnetic moment vector m
प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी इज। तो देखिए हम लोग किसी मैग्नेटिक डाइपोल पे या मैग्नेटिक मोमेंट रखने वाले किसी करंट लूप पे लगने वाले टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं। टॉ इज इक्वल टू आपने पढ़ा था एम बी साइन थीटा। तो याद कीजिए ए बी साइन थीटा बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप इज इक्वल टू ए क्रॉस बी होता है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ पे इसको जब वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखेंगे तो वेक्टर टॉ इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर एम क्रॉस वेक्टर बी। तो ये आंसर इसका ए जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे 16th पे। 16th है द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट इज। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए आपने पढ़ा था किसी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन का, वो आपने पढ़ा था -FO/FE होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है ए नंबर आंसर सही होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे 17th नंबर क्वेश्चन द पावर फैक्टर ऑफ LR सर्किट। आपने LCR सर्किट का पावर फैक्टर याद होगा, आपने पढ़ा है पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू R/√R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। आपने ये पावर फैक्टर पढ़ा है LCR सर्किट का, लेकिन यहाँ पे LCR सर्किट नहीं है, LR सर्किट है। तो इस LR सर्किट कहने का मतलब C नहीं है। तो ये जो XC है इसमें से XC को हम लोग हटा देंगे इस एक्सप्रेशन में से। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा R/√R²। और आप देख सकते हैं XL का स्क्वायर, XL का वैल्यू ओमेगा L के बराबर होता है, तो इसलिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ω²L²। तो आप देख सकते हैं ये ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, R/√R² प्लस ω²L²। ये आंसर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग बात करेंगे 18th पे। आप यहाँ पे ऑप्शन है द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। याद होगा हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था μr इज इक्वल टू 1 प्लस काईएम। काईएम जो है ससेप्टिबिलिटी है, μr जो है रिलेटिव परमिएबिलिटी है। तो यहाँ से काईएम इज इक्वल टू हो जाएगा μr -1। और जानते हैं कि रिलेटिव परमिएबिलिटी जो है किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल का 1 से अधिक होता है, तब जबकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का 1 से बहुत अधिक होता है। तो 1 से अधिक कुछ भी हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ले लेते हैं 1.7 हो, इसमें से आप 1 जो है सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू जो है 0.7 आएगा। तो किसी पार्टिकुलर पैरामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो एक कांस्टेंट वैल्यू रखता है। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा करेक्ट आंसर वो हम लोग ए पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे 19th नंबर क्वेश्चन पे। इन एन अल्टरनेटिंग करेंट सर्किट द फेज डिफरेंस बिटवीन करेंट I एंड वोल्टेज इज फाई, देन द वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करेंट विल बी। वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करेंट विल बी हमसे पूछा गया है। तो आप देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है, यहाँ पे करेंट ऐसे है I और यहाँ पे वोल्टेज जो है V, दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है फाई है। आपने पढ़ा है PAV बराबर 0 वाटलेस करंट के लिए। वाटलेस करंट के लिए आपने पढ़ा है I0 E0/2 cos फाई इज इक्वल टू 0। फिर आपने पढ़ा था कि वाटलेस करंट के लिए cos फाई इज इक्वल टू हो जाएगा 0। 0 मतलब cos 90 डिग्री, इसलिए फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपने पढ़ा है कि वाटलेस करंट तभी फ्लो हो सकता है जब वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एंगल यहाँ पे फाई है। तो इस करंट का 2 कंपोनेंट हो सकता है, एक इधर की ओर कंपोनेंट होगा जिधर एंगल है उधर I cos फाई, और एक इधर की ओर कंपोनेंट होगा I sin फाई। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 कंपोनेंट है, एक I cos फाई और एक I sin फाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 कंपोनेंट हो गए, एक I sin फाई और एक I cos फाई करंट का। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा है कि वाटलेस करंट के लिए करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए। मेरा सवाल है कि वोल्टेज V के साथ करंट के किस कंपोनेंट का 90 डिग्री एंगल बन रहा है। I cos फाई तो 0 डिग्री पे है, लेकिन I sin फाई जो है वोल्टेज के साथ देख सकते हैं 90 डिग्री पे है।
यानी इस वोल्टेज के साथ यह जो आई साइन फाई जो करंट का कंपोनेंट है ये 90 डिग्री पे है, तो इस करंट के कंपोनेंट के लिए करंट जो है वाटलेस होगा। तो हमसे पूछा गया था कि वाटलेस कंपोनेंट ऑफ करंट कौन होगा, तो यहाँ पे आंसर जो है आप देख सकते हैं सी नंबर आंसर जो है आई साइन फाई, यही सही आंसर होगा 19th का। अब हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 10 माइक्रोकुलाम एंड -10 माइक्रोकुलाम आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर इन एयर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी। दो चार्जेज के पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर होता है। अगर दो चार्जेज Q1 और Q2 आर डिस्टेंस पे हो तो उनके पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता है 9 × 10⁻9 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 10 माइक्रोकुलाम है, तो 10 माइक्रोकुलाम यानी 10 अब माइक्रोकुलाम है इसलिए 10⁻⁻6 कुलाम। फिर दूसरा चार्ज भी -10 माइक्रोकुलाम है, तो पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, इसलिए चार्ज का जो भी साइन होगा यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 × 10⁻⁻6। और नीचे में देखिए यहाँ पे डिस्टेंस आर जो है 40 सेंटीमीटर है, 40 और सेंटी बोलते हैं 10⁻⁻2 को। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -2.25 जूल। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं ए और सी दोनों में 2.25 जूल लिखा हुआ है, तो कोई एक आंसर जो है इसमें से माइनस के साथ होगा, और जिस भी ए और सी में से जिसमें भी -2.25 जूल लिखा होगा वो आंसर सही होगा। तो हम सी को मान लेते हैं कि इसमें मिसप्रिंट हो गया है, माइनस छूट गया है, तो हम सी आंसर को यहाँ पर क्लिक कर देंगे। चलिए अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डीप एट द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल। आप जानते हैं अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं वो ऐसे निकलते हैं, आप देख सकते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं मैग्नेटिक डीप जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ बना हुआ एंगल होता है। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ इन पोल्स के पास देख सकते हैं कितने का एंगल बन रहा है 90 का, इसलिए पोल्स के पास मैग्नेटिक डीप 90 होगा, तब जबकि इक्वेटर के पास मैग्नेटिक डीप जो है 0 डिग्री होगा। तो हमसे यहाँ पे पोल्स के पास पूछा गया है, देखिए मैग्नेटिक अर्थ मैग्नेटिक पोल के पास पूछा गया है, इसलिए आंसर जो है सी आंसर जो है 21 का जो है सी आंसर सही होगा। अब देखिए 22 पे हम लोग बात करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। आप देखिए आप पढ़े हुए हैं IRMS इज इक्वल टू I0/√2। यहाँ पर हमसे पूछा गया है RMS वैल्यू और पीक वैल्यू I0 का रेशियो। तो आप देख सकते हैं ये रेशियो कितना हो जाएगा IRMS बाई I0 इज इक्वल टू 1/√2, यही हमसे रेशियो पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर यानी 1/√2। अब हम लोग बात करेंगे 23 नंबर क्वेश्चन पे। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। हम लोग पढ़े हुए हैं कि जब टेम्परेचर हम लोग बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है सेमीकंडक्टर के यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से आपको पढ़ाया गया होगा। सेमीकंडक्टर का जो वैलेंसी बैंड है और जो यहाँ पे कंडक्शन बैंड है, वैलेंसी बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक पतला सा फोरबिडन गैप होता है। जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है टेम्परेचर बढ़ने के कारण, तो इलेक्ट्रॉन इस पतले से फोरबिडन गैप को क्रॉस करके कंडक्शन बैंड में आ जाता है, जिसके कारण कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ ज़्यादा होने के कारण सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है और रेसिस्टिविटी घटती है। तो हमसे पूछा गया था रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो रेसिस्टिविटी जो है डिक्रीज करेगा टेम्परेचर के बढ़ने के कारण। तो आंसर जो होगा यहाँ पे बी नंबर होगा। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। कहता है इन अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड BH if the frequency of oscillation of a magnetic needle is n, then हम लोग याद होगा मैग्नेटिक नीडल या बार मैग्नेट का किसी मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीक्वेंसी जो होता है ओसिलेशन का SHM मोशन का, उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाले हुए F इज इक्वल टू 1/2π√MB/I। ये फार्मूला हम लोग निकाले हुए हैं किसी बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड में SHM मोशन का फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो इस फार्मूला से आप देख सकते हैं F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, √B का। लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पे F को फ्रीक्वेंसी को F ना बोलकर N बोला हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड B ना होकर BH है, आप देख सकते हैं। तो बताइए N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √BH, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन है नहीं, तो आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा N² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √BH की जगह पे सीधे BH हो जाएगा।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एन स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी एच। तो यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं बी नंबर आंसर जो है यहाँ पे सही आंसर होगा 24 का। अब देखिए अगला 25 नंबर क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लाइट ऑफ्स इट्स कलर टू इट्स फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी फेज एम्पलीट्यूड। मैं आपको बताऊं कि लाइट का कलर जो है उसके फ्रीक्वेंसी से डिसाइड होता है। लाइट जब पास करता है किसी रिफ्रैक्टिंग मीडियम से तो उसका वेलोसिटी भी चेंज हो जाता है, उसका वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है, लेकिन उसके फ्रीक्वेंसी जो है नहीं चेंज होता है। फ्रीक्वेंसी ही क्वालिफाई करता है किसी लाइट के कलर को। कलर किसके कारण आइडेंटिफाई होता है? तो लाइट वेव के फ्रीक्वेंसी के कारण। तो यहाँ पे 25 का आंसर हो जाएगा ए। अब हम लोग बात करेंगे 26 पे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सिलिंड्रिकल लेंसेज आर यूज टू करेक्ट द आई डिफेक्ट कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया, जिसको लॉन्ग साइटनेस भी बोलते हैं, मायोपिया जिसको शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। आप लोग पढ़े हुए हैं कि शॉर्ट साइटनेस में कनकेव लेंस यूज करते हैं, लॉन्ग साइटनेस में कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अब प्रेस बायोपिया जिसको ओल्ड साइटनेस बोलते हैं, इसमें बाईफोकल लेंथ यूज करते हैं, और एस्टिग्मेटिज्म में सिलिंड्रिकल लेंस। तो हमसे पूछा गया था सिलिंड्रिकल लेंस किस वाले में यूज करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म। 26 का आंसर हो जाएगा एस्टिग्मेटिज्म यानी सी नंबर आंसर। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है कि द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के -q, यहाँ पे +q, और यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन का जो पोटेंशियल होता है, इधर का पोटेंशियल और इधर का पोटेंशियल दोनों का सेम पोटेंशियल होगा, क्योंकि सेम चार्ज है और सेम डिस्टेंस है। यहाँ पे √r² + l², यहाँ भी √r² + l², लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, इसलिए यहाँ का नेट पोटेंशियल जब आप निकालेंगे तो सेम वैल्यू का पॉजिटिव निगेटिव चार्ज, सेम वैल्यू का निगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल होने के कारण यहाँ का नेट पोटेंशियल 0 आएगा। तो यहाँ पे आंसर जो है डी नंबर आंसर जो है यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे हमसे 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है चार्ज बाई एरिया। तो आप जानते हैं चार्ज का यूनिट कूलाम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो ये आंसर इसका ए नंबर आंसर जो है इसका सही होगा 28 का। 29 नंबर क्वेश्चन, द वेव फ्रंट ड्यू टू ए पॉइंट सोर्स एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स है, आप जानते हैं कि यहाँ से लाइट रेज ऐसे निकलेंगी, लाइट रेज ऐसे निकलेंगी। तो जब लाइट रेज ऐसे निकलेंगी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लाइट रेज डाइवर्जिंग निकलने के कारण यहाँ पर जो वेव फ्रंट होगा वो देख सकते हैं आप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। यहाँ पे एक शब्द यूज किया हुआ है फाइनाइट डिस्टेंस। फाइनाइट डिस्टेंस यानी कि फाइनाइट डिस्टेंस के लिए ही ये स्फेरिकल होगा। अगर आप इन्फिनाइट डिस्टेंस जाएंगे तो ये स्फेरिकल धीरे धीरे इसका रेडियस बढ़ते 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 ये कैसा हो जाएगा, आप देख सकते हैं प्लेन वेव फ्रंट हो जाएगा। तो फाइनाइट डिस्टेंस के लिए किसी पॉइंट सोर्स से आने वाला वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। 29 का आंसर होगा ए। अब हम लोग बात करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन पे। हमसे पूछता है कि विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैज़ मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 होता है, वाटर का 1.3 होता है। आयरन का तो आयरन जो है रिफ्रैक्टिंग मीडियम है नहीं, तो इसका तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई बात ही नहीं है। अब रहा बात एक डायमंड। मैं आपको बताऊं एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है, μ = 1/sin c। सी जो है क्रिटिकल एंगल है, जिसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा उसका साइन का वैल्यू ज़्यादा होगा, और साइन का वैल्यू ज़्यादा होने के कारण उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। तो आप देख सकते हैं क्रिटिकल एंगल जो है ग्लास का 42 डिग्री के आसपास होता है, और क्रिटिकल एंगल डायमंड का 24 डिग्री 27 डिग्री के आसपास होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस डायमंड का क्रिटिकल एंगल कम है, तो क्रिटिकल एंगल कम है तो साइन का वैल्यू कम होगा, साइन का वैल्यू कम है इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास से भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया था कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो यहाँ पे आंसर हम लोग लिखेंगे डी। अब हम लोग बात करेंगे 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ वेवलेंथ लेमडा इज। हम लोग फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े हुए हैं एच न्यू। यहाँ पे न्यू फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पढ़े हुए हैं v = n लेमडा, n = v/λ। एन जो है फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को न्यू से दिखाया गया है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वेलोसिटी को भी ना दिखाकर सी से दिखाते हैं, और c/λ। तो न्यू के जगह पर जब c/λ लिखेंगे तो h c/λ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं
बी नंबर आंसर जो है सही है इसका फोटोन के एनर्जी के लिए। अब हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे। कहता है द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर इज 1 एम्पियर। If the charge of an electron is 1.6 into 10 के पावर माइनस 19 कूलम, then the number of electrons flowing through the wire per second। आप जानते हैं कि I इज इक्वल टू होता है Q बाई टी। आप 1 एम्पियर बोल रहे हैं, ये 1 एम्पियर जो है 1 कूलम पर सेकेंड के इक्वल होता है। तो एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 1 कूलम। तो Q इज इक्वल टू हो गया 1 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम है। तो हमसे पूछा गया है कि एक सेकेंड में 1 कूलम चार्ज जो फ्लो हो रहा है, हमसे पूछा गया है कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज जो फ्लो हो रहा है, तो उस 1 कूलम चार्ज फ्लो होने के कारण कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। तो देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे Q इज इक्वल टू एन ई। एन इज इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई। Q के जगह पे 1 कूलम डालेंगे और E के जगह पे 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 डालेंगे। ये जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन जो हैं 1 कूलम चार्ज फ्लो होने के लिए 1 सेकेंड में फ्लो होंगे इस वायर से। तो यहाँ पे आंसर जो है बी नंबर आंसर जो है इसका सही होगा, बी नंबर 32 का बी नंबर आंसर सही। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द वर्किंग ऑफ ए डायनेमो इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल जो फैराडे साहब ने जो लॉ दिया था, जो फैराडे साहब ने एक्सपेरिमेंट दिखाया था, उसी लॉ पे उसी प्रिंसिपल पे ये डायनेमो जो है वर्क करता है। तो डायनेमो का जो वर्किंग है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे। कहता है कि एक कन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और इसको वाटर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है, उसमें इसको डिप कर दिया गया, उसमें डुबा दिया गया, इमर्स कर दिया गया, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो हम लोग देखिए एक फार्मूला पढ़ें, 1/f इज इक्वल टू 1 μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो ये फार्मूला हो जाएगा, देख सकते हैं आप, μ2/μ1 बोलते हैं 1 μ2 को, अब -1 यहाँ पे 1/r1 अब माइनस 1/r2। तो ये इक्वल में हो जाएगा, आप देख सकते हैं μ2 माइनस μ1 अब बाई μ1 इंटू 1/r1 अब माइनस 1/r2, जहाँ पे μ2 जो है देख सकते हैं आप लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और μ1 जो है उसके सराउंडिंग मीडियम का। तो यह लेंस को कहाँ पे डुबाया गया है? वाटर में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और इस लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 1.5। तो आप देख सकते हैं 1.5 में से 1.33 यहाँ पे सब्सट्रैक्ट होगा, 1.5 अब माइनस 1.33। ऐसा सब्सट्रैक्ट होने से वैल्यू भले ही कम हो जाए लेकिन वैल्यू पॉजिटिव में ही रहेगा, यानी लेंस जो है जिस नेचर का है उसी नेचर का रहेगा। नेचर उसका तब इन्वर्स होता है जब निगेटिव वैल्यू आता है। 1.5 में से 1.33 सब्सट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए कन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा और कन्वेक्स लेंस को ही कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। इसलिए वाटर में इमर्स करने के बाद भी यह कन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग या कन्वेक्स लेंस की तरह ही बिहेव करेगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है लिक्विड का इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होता तब इसका नेचर इन्वर्स कर जाता, यानी यह कन्वेक्स लेंस जो है अब कनकेव की तरह बिहेव करता है, यानी डाइवर्जिंग लेंस की तरह। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है द सोलर स्पेक्ट्रम जो है सन से जो लाइट जो मिलता है उसका स्पेक्ट्रम जो है विबज्योर हम लोग पढ़े हुए हैं और यह एक कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर ए नंबर पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से हमने आपको 2019 का बिहार बोर्ड का जो फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर था उसके जितने भी ऑब्जेक्टिव थे उसका हमने यहाँ पे पूरा एनालिसिस करते हुए आपको यहाँ पे जवाब सिखाया। फिर अगले वीडियो में हम इसी तरह से किसी साल का ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि सारा वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।